नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। हमारा वाक्य शुद्धि का अध्याय चल रहा था। कल हमने संज्ञा सर्वनाम संबंधी वाक्य में अशुद्धियों को जाना। आज हम जानेंगे कारक लिंग वचन के संबंधी वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं। तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो कल हमने संज्ञा और सर्वनाम के अंदर अनावश्यक और अनुपयुक्त पदों को जाना। आज हम जानेंगे अनुपयुक्त विशेषण पद, ऐसे पद जिसका वाक्य के अंदर उचित रूप से प्रयोग नहीं हुआ है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। देखो, अब मैंने यहाँ एक उदाहरण के तौर पर वाक्य लिया है। जो अशुद्ध वाक्य है उसको हमें शुद्ध कैसे करेंगे। तो अशुद्ध वाक्य में लिखा गया है घोर संबंधी। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ किसी के साथ मित्रता की या संबंध की बात आए तो वहाँ पे घोर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। घोर कोई पीड़ा या कष्ट होता है, ठीक है। पीड़ा जब आती है ना, किसी प्रकार की हमें पीड़ा या तकलीफ जो होती है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, घोर लगाते हैं, ठीक है। और किसी जो हमारा किसी के साथ संबंध होता है, नाता रिश्ता होता है या मित्रता होती है, उससे पहले हम घोर का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है, उससे पहले किसका प्रयोग आएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे घोर संबंधी, तो आपका सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जहाँ रिश्ता संबंधी या मित्रता संबंधी, दोस्ती संबंधी, रिलेशन संबंधी अगर कोई वाक्य आता है पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे क्या लगाओगे, घनिष्ठ। घनिष्ठ मित्रता होती है ना, ऐसे सुना है ना आपने, घनिष्ठ। तो घनिष्ठ का प्रयोग करोगे। अगर कोई वाक्य आ जाए उसमें पीड़ा संबंधी कोई बात आती है, तो आप पीड़ा से पहले क्या लगाओगे, घोर लगाओगे, और संबंध से पहले घनिष्ठ लगाओगे, ठीक है। अब आगे मैंने लिखा है बड़े अच्छे खिलाड़ी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुपयुक्त विशेषण पद पढ़ रहे हैं। ऐसे विशेषण पद जो वाक्य में उचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। अनुपयुक्त का मतलब होता है उचित रूप से प्रयोग नहीं होना। तो हम जानेंगे इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है। देखो, बड़े अच्छे खिलाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ विशेषण संबंधी है, शुद्धि है। बड़े अच्छे नहीं, बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। अगर आप बड़े अच्छे खिलाड़ी ऐसे लिखते हो तो आपका वाक्य है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धि है, उसको दूर ऐसे करेंगे। बड़े नहीं, बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। बड़े तो वो होता है जो बड़ा या छोटा, उसके लिए उपयोग में लिया जाता है कि कोई उम्र में बड़ा है या फिर कोई छोटा है, ठीक है। जब किसी को अच्छा या बुरा जब दर्शाना हो तो बहुत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आगे मैंने एक अशुद्ध वाक्य लिखा है अधिकांश लोग, ठीक है। तो इसको हम शुद्ध कैसे करेंगे, इसमें क्या अशुद्धि है, इसको कैसे जानेंगे। तो आप देखो, यह लिखा है अधिकांश लोग। तो आपको याद रखना है, अगर कोई संख्यावाचक यानी गणने योग्य अगर कोई संज्ञा आती है तो आप उससे पहले अधिकांश नहीं लगा सकते। जैसे हम लोगों को गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे संख्या, लोग क्या है संख्या में आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम अगर अधिकांश लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ गिनने योग्य कोई संज्ञा आए, गिनने योग्य कोई वस्तु, कोई चीज आए, तो उससे पहले हम अधिकतर का प्रयोग करेंगे, यानी अधिकांश लोग नहीं बोलेंगे। ये उचित नहीं होगा हमारा वाक्य, विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अधिकतर लोग, अधिकतर लोग आए। वाक्य कैसे बनेगा, अधिकतर लोग आए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और अधिकांश कहाँ लगाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी मात्रा संबंधी जब मात्रात्मक कोई चीज होती है, परिमाण संबंधी जब कोई वस्तु आती है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, अधिकांश का प्रयोग करते हैं। जैसे मिट्टी है, उसको तोला या नापा जा सकता है, उससे पहले हम अधिकांश लगाएंगे। और जिसे गिना जाता है, जो गिनने हो गया, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, अधिकतर लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अधिकांश यानी अधिक प्लस अंश, जिस अंश को हम तोल सकते हैं, मात्रात्मक जो होती है, जो परिमाण जो होता है, उससे पहले हम अधिकांश, और गिनने योग्य जो होते हैं उसके आगे हमें अधिकतर लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो,
नेक्स्ट मैंने लिख रखा है, एक अशुद्ध वाक्य दे रखा है, भारी भरकम भीड़। इस वाक्य को कैसे पहचानेंगे, अभी इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो देखो मैंने आपको बता दिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ चल रही है, आगे कारक और वचन संबंधी भी आएगी, आप वीडियो को पूरा देखना प्लीज। तो भारी भड़कम भीड़, तो आपको ध्यान रखना है, भारी जो ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, भारी भड़कम भीड़, तो ये नहीं आता। जब भीड़ के आगे हम लगाएंगे तो बहुत भीड़ कहेंगे, ठीक है। बहुत भीड़ थी, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, वाक्य ऐसे बनेगा। भारी भरकम भीड़ नहीं कह सकते। भारी भरकम है वो किसके आगे आता है, जिस चीज में वजन होता है, कोई चीज है उसमें वजन होता है, जैसे तोलने जो मतलब जैसे पत्थर है, कंकड़ है, मिट्टी है, इनके आगे है ना हम क्या लगाएंगे, भारी भरकम का प्रयोग करेंगे। तो पत्थर क्या है, पत्थर में क्या है, भार है, जिस चीज के अंदर भार होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, भारी भरकम लगाएंगे। और भीड़ के आगे हम क्या लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है, बहुत लगाएंगे। अब भारी भूख, कि मुझे तो भाई भारी भूख लगी है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारी भूख नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, हमारा वाक्य शुद्ध ऐसे बनेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। भारी नहीं, भूख के आगे भारी मैंने आपको बता दिया, जिस पदार्थ या वजन होता है उसके आगे लगाया जाता है। जैसे पत्थर में वजन है, भार है, जिसमें भार होता है वहाँ पे भारी लगाया जाता है। और भूख हमें लगी है तो उसके आगे हम बहुत लगाएंगे, ठीक है। वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है। अब आगे देखो, अब भारी दुख लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तो दुख के आगे भी हम भारी नहीं लगा सकते, मैंने आपको बता दिया। भार या वजन, जिसके लिए वजन के लिए आता है, जिसमें भार होता है उसके लिए आता है, ठीक है। कंकड़ पत्थर इनके लिए आता है। भारी दुख नहीं होता, बहुत अधिक दुख होता है, बहुत अधिक दुख होता है, ठीक है। बहुत लगाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर वाक्य ये दे दिया जाए और उसमें पूछ ली जाए आपसे किस संबंधी अशुद्धि है, तो आपको ध्यान रखना है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं इसमें। अब आगे मैंने क्या लिखा है, देखो एक अशुद्ध वाक्य लिखा है, उसको शुद्ध करना है। निपट चतुर, तो निपट का अर्थ होता है बुरे अर्थ में आता है, ठीक है। तो चतुर हो गया तो वो तो बुरा नहीं हुआ, चतुर का मतलब तो बहुत अच्छा होता है। तो आप है ना निपट का प्रयोग अच्छे इंसान के लिए नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वाक्य में ऐसे आ जाए है तो बहुत निपट चतुर है, तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, वह तो बहुत अधिक चतुर है, ठीक है, बहुत चतुर है, अधिक भी नहीं लगा सकेंगे, बहुत चतुर है। तो जब अच्छाई के लिए आता है, किसी की गुणों की प्रशंसा करनी होती है तो हम बहुत का प्रयोग करते हैं। जब किसी की बुराई बतानी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, निपट का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आगे लिखा है निपट अनाड़ी, क्या लिखा है, निपट अनाड़ी, इसके आगे आप निपट लगाओगे और चतुर के आगे आप क्या लगाओगे, बहुत लगाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट में मैंने लिख रखा है बेशुमार तकलीफ। यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तकलीफ बेशुमार नहीं होती, तकलीफ के आगे बहुत तकलीफ है। कोई वाक्य अगर पेपर में आए उसमें तकलीफ के आगे बेशुमार लिखा हो तो यूं समझना वो वाक्य क्या है, आपका गलत है। शुद्ध वाक्य वही होगा जो तकलीफ से पहले बहुत मिलेगा आपको, यानी उसे बहुत तकलीफ है, उसे बेशुमार तकलीफ है, ऐसी हम नहीं बोल सकते, उसे बहुत तकलीफ है ये बोलना होगा। तो आपको ध्यान रखना है बेशुमार का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, यानी बेशुमार पानी पड़ा, बेशुमार का बे इसमें उपसर्ग है, बे क्या इसमें उपसर्ग है। और सुमार का मतलब क्या होता है, सुमार का अर्थ होता है अंदाजा, जिसका कोई अंदाजा नहीं हो, यानी बेशुमार पानी पड़ा, जिसका कोई अंदाजा नहीं हो, इतना पानी गिरा, उस चीज के लिए जिस चीज का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उस चीज के लिए क्या आएगा, बेशुमार शब्द का प्रयोग होगा। और तकलीफ, दुख, तकलीफ, दुख, दर्द, तो इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं भी कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है, तो उससे पहले बहुत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है अशुद्ध वाक्य, और वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करना है।
बहुत सारे लोग, जब बहुत आ गए तो सारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अनुचित हो जाएगा, ये उचित नहीं होगा। तो जब बहुत में ही सारे समाये हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। या तो आप लिखो सारे लोग, या फिर आप लिखो बहुत लोग, ठीक है। वहाँ बहुत लोग आए थे, ठीक है, वहाँ बहुत लोग आए थे, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत और सारे यहाँ आप यूज नहीं सकते, यूज एक साथ नहीं कर सकते, सारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैंने लिखा है निम्न पुस्तकें। बहुत बार ये क्वेश्चन जब हमारे पेपर में आता है तो देखने को मिलता है कि निम्न मतलब निम्न शब्दों में ये बताओ विशुद्धि या शुद्धि के बारे में नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो निम्न का अर्थ क्या होता है? निम्न का अर्थ होता है 2 प्रकार से, एक तो होता है घटिया और दूसरा होता है नीचे। निम्न के 2 अर्थ होते हैं, घटिया और नीचे। तो जहाँ निम्न पुस्तकें, तो पुस्तकें, निम्न पुस्तकें यानी घटिया पुस्तकें आप नहीं लिख सकते। क्या लिखना होगा? निम्नलिखित पुस्तकें, यानी जो नीचे लिखी गई पुस्तकें हैं उसमें से आपको क्या करना है? चयन करना है। तो क्या लगाएंगे पुस्तकों से पहले? निम्नलिखित पुस्तकें, ठीक है। नीचे के लिए कोई चीज़ अगर दर्शानी है, भी नीचे लिखे गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे अगर आपको दर्शाना है तो आप निम्न नहीं लगा सकते। निम्न का मतलब क्या होता है? घटिया होता है। तो निम्न पुस्तकें, तो निम्न पुस्तकें का मतलब तो हो गया घटिया पुस्तकें। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा। अगर पुस्तकों के बारे में कुछ बताना है भी, निम्नलिखित पुस्तकें, जो नीचे दी गई पुस्तकें हैं उसका या चयन कीजिए। तो क्या आएगा? निम्नलिखित आएगा, आपको ध्यान रखना है, निम्न नहीं लगा सकते। निम्न के 2 अर्थ होते हैं, घटिया और नीचे। नेक्स्ट देखो, अशुद्ध वाक्य, सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन की समस्या। जब मतलब कोई है नौकरी या सर्विस में है, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट हो गए हैं, रिटायरमेंट, तो उसके बाद जो बचा हुआ जीवन है उसके लिए आप भावी, भावी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। भावी जीवन तो उसके लिए बोला जाता है जो कोई युवा है, युक्ति है, उसका पूरा जीवन अभी पड़ा है, भविष्य में लंबा चलना है, उसके लिए भावी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब सेवानिवृत्ति के बाद जो शेष जीवन बचा है तो भावी जीवन की समस्या नहीं कर सकते। जब हम मतलब किसी सर्विस से सेवानिवृत्त हो गए तो उसके लिए हम शेष जीवन की समस्या का प्रयोग करेंगे, भावी नहीं लगाएंगे, शेष जीवन, बचे हुए जीवन की जो समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप लोग अपनी रजाइयाँ ओढ़ लीजिए। आप लोग अपनी रजाइयाँ ओढ़ लीजिए। जब किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को बोला जाता है तो उसमें आप लोग अपनी रजाइयाँ ओढ़ लीजिए, तो एक साथ तो नहीं ओढ़नी होती है। तो सभी को व्यक्तिगत रूप से बोला जा रहा है, तो आप लोग अपनी रजाइयाँ ओढ़ लीजिए, तो ऐसे नहीं आएगा। आप ये अपनी अपनी आएगा, ठीक है। अपनी अपनी रजाइयाँ क्या कर लीजिए? रजाई ओढ़ लीजिए, रजाइयाँ नहीं आएगा। आप किसी को व्यक्तिगत रूप से जब बोलोगे तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी आप लोग अपनी रजाइयाँ ओढ़ लीजिए, ऐसे नहीं, अपनी अपनी रजाइयाँ हैं। रजाई है क्या है? रजाइयाँ नहीं आएगा, रजाई आएगा, ओढ़ लीजिए, ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा है, मैं अचंभित हुआ। क्या हुआ? अचंभित हुआ। तो मैं अचंभित नहीं होता। अचंबा एक हिंदी का शब्द है, इसमें आप इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। अचंबा क्या है? हिंदी का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना। अचंबा हिंदी का शब्द है और इसमें आप इत प्रत्यय नहीं लगा सकते, इसलिए मैं अचंभित हुआ, ये आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वाक्य ऐसे होगा, मैं चकित हुआ, या तो आप ऐसे लिखोगे या मुझे अचंबा हुआ, ठीक है। मैं चकित हुआ या तो ऐसे लिखोगे या फिर मुझे अचंबा हुआ ऐसे लिखोगे, अचंभित नहीं लिख सकते आप। ये एक अचंबा हिंदी का मूल शब्द है कि इसमें इत प्रत्यय आप नहीं लगा सकते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आप, वो तो विशेषण संबंधित अनुपयुक्त या अनुच
चित वाक्य हमने जाने। अब हम जानेंगे अनावश्यक क्रियापद, यानी एक से अधिक क्रिया जिस वाक्य में आती है वो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। यानी अनावश्यक क्रियापद जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो, वो क्रिया अगर आई है तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसको देखो हम कैसे पहचानेंगे क्रिया को। नीचे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, यह संभव हो सकता है। अब जब संभव दे दिया तो सत्ता देने की क्या आवश्यकता है, सत्ता और संभव दोनों का सेम अर्थ है। जब दो समान क्रियाएं एक साथ आए तो वो वाक्य क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। आप इसको कैसे लिखोगे, शुद्ध लिखोगे, यह संभव है, यानी यह कार्य करना क्या है, संभव है। या तो ऐसे लिखो, या फिर यह कार्य संभव हो, यह कार्य हो सकता है। एक लगाओगे आप, दो क्रिया एक साथ नहीं लगा सकते, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे मैंने लिखा है स्पष्टीकरण करना जरूरी है। ये अशुद्ध वाक्य है। जब आपने स्पष्टीकरण लगा दिया तो करना लगाने की क्या जरूरत है। स्पष्टीकरण, करण मीन्स करना और करण मीन्स भी करना है। स्पष्ट करना और करना दोनों ही करना का अर्थ दे रहे हैं, तो आप एक ही क्रिया का प्रयोग करोगे। या तो ऐसे लिखोगे, स्पष्टीकरण जरूरी है, स्पष्टीकरण जरूरी है, या फिर ऐसे लिखोगे, स्पष्ट करना जरूरी है। स्पष्टीकरण और करना दोनों क्रिया एक साथ आप दोनों एक साथ आप नहीं लगा सकते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, स्पष्टीकरण करना जरूरी है या फिर स्पष्ट करना जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है मैंने, उसने मेरा गाना और घर देखा। अब देखो आपको पता है ना, उसने मेरा गाना और घर देखा। गाना आया है और घर आया है और देखा क्रिया आई है। तो देखा क्रिया किसके लिए आई है, घर के लिए आई है। घर तो देखा जाता है, लेकिन गाना है वो क्या है, सुना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा, ये शुद्ध हो जाएगा। कैसे देखो, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, यानी इसमें एक क्रिया का क्या है, लोप हो गया है। तो हम अगर आवश्यकता से अधिक क्रिया आती है तो भी वाक्य को अशुद्ध माना जाता है। किसी क्रिया का लोप हो जाता है तो भी वाक्य क्या है, अशुद्ध माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसने मेरा गाना और घर देखा। तो आपको पता है घर तो देखा जाता है, गाना सुना जाता है। तो गाना के लिए किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं आई, तो हमारा वाक्य क्या हो गया है, शुद्ध हो गया। तो शुद्ध वाक्य कैसे बनाएंगे, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, शुद्ध वाक्य ऐसे होगा। नीचे देखो, राजा के दो पुत्र एवं दो पुत्रियाएं थे। तो ये वाक्य हमारा शुद्ध है। आपको ध्यान रखना है, क्रिया किसके अनुसार आती है, जब एक साथ लिंग में मतलब स्त्री या पुल्लिंग लिंग दोनों एक साथ आए, तो उसमें अंत में जो होता है, स्त्रीलिंग होता है तो क्रिया स्त्रीलिंग के आधार पर आती है, पुल्लिंग होता है तो क्रिया पुल्लिंग के आधार पर आती है। तो यहाँ देखो, राजा के दो पुत्र एवं दो पुत्रियाएं थे। तो पुत्रियां क्या है, पुत्री क्या है राजा की, स्त्रीलिंग है, तो थे नहीं लगा सकते। अगर पुत्र लास्ट आता तो हम थे लगाते। अभी पुत्रियां लास्ट में आई है, पुत्रियां स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी क्या आएगी, स्त्रीलिंग आएगी। आपको ध्यान रखना है। तो इस वाक्य को शुद्ध कैसे लिखेंगे, राजा के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कोई अगर वाक्य दे दिया जाए उसमें स्त्री और पुल्लिंग दोनों शब्दों का प्रयोग हो तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, जो अंत में अगर स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार आएगी, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार आएगी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, या तो आप कहिए वरना मैं फरमा देता हूँ। ये आपका क्या है, वाक्य अशुद्ध है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ फरमाना गलत हो जाएगा, मैं फरमाना, मैं नहीं फरमा सकता, मैं तो कह सकता हूँ मतलब। तो यहाँ या तो आप कहिए वरना मैं फरमा देता हूँ, वाक्य को शुद्ध ऐसे करेंगे, या तो आप फरमाइए, आप फरमाइए वरना मैं कह देता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैंने लिखा है, हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रदान का मतलब होता है देना और भेंट का मतलब भी होता है देना, लेकिन दोनों में क्या भिन्नता है ये आप ध्यान से सुनो। प्रदान किसको किया जाता है, जो
जो आपसे कोई छोटा है उसको अगर आप कोई वस्तु दान में देते हो, कोई वस्तु देते हो, उपहार में देते हो, तो उसके लिए प्रदान लगाओगे। अगर आपसे कोई बड़ा है और आप उपहार में या दान में किसी वस्तु को दे रहे हो तो उसके लिए प्रदान नहीं, भेंट किया जाता है। जब गुरुदेव हमसे क्या है, बड़े हैं, और तो गुरुदेव को हम क्या करेंगे, अभी नंदन जो पत्थर है वो भेंट करेंगे, ठीक है, प्रदान नहीं लगाएंगे। प्रदान छोटों के लिए आता है और भेंट है वो बड़ों के लिए आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे और भी कोई सेंटेंस अगर आपके आगे आ जाए, जरूरी नहीं है भी गुरुजी वाला ही आए, तो आपको समझ में आ गया, जहाँ छोटों के लिए बोला गया है तो प्रदान किया जाएगा और बड़ों के लिए बोला गया है तो भेंट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ मैंने एक अशुद्ध वाक्य लिखा है, इसको हम शुद्ध कैसे करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका नहीं होता, आपका धन्यवाद नहीं, आपको धन्यवाद देता हूँ, करता नहीं। करना तो किसी काम के लिए आता है, मैं आपका ये कार्य कर देता हूँ। ध्यान रखना है, जब हमें किसी को मतलब धन्यवाद के रूप में अगर बोला जाता है तो वो देना होता है, करना नहीं होता। और आपका नहीं, आपको होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, आगे लिखा है, उसने शिक्षक से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उसने शिक्षक से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, यानी हमारे गुरुदेव खड़े हैं और किसी, उसने मतलब यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए आया है। किसी स्टूडेंट ने अपने गुरु को बोला है, कुर्सी पर बैठने के लिए कहा है। तो याद रखना है, जब हम कोई हमसे बड़ा खड़ा है उसको बैठने के लिए बोलेंगे तो कहना नहीं होता, कहा नहीं जाता, निवेदन किया जाता है। क्या किया जाता है, बैठने के लिए बड़ों से निवेदन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हमसे कोई छोटा खड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, बैठने के लिए कहेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे कोई बड़ा है, माता पिता, गुरु, बड़े भाई, ये जो भी है, दादा दादी, जितने भी हमसे बड़े हैं उनको हम बैठने के लिए कहेंगे नहीं, बैठने के लिए निवेदन करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसने का मतलब होता है विद्यार्थी, यानी उसने, किसने, विद्यार्थी ने किससे कहा, शिक्षक से। तो देखो, विद्यार्थी से गुरु बड़ा है ना, इसलिए कहा नहीं जाएगा, कहा ना, कहना गलत हो जाएगा। इसमें आप बड़ों से निवेदन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों करते हो। तो शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों करते हो, तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा लेने में यहाँ लेने नहीं लगेगा। जब किसी, शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रकार का गुण है, गुण को लिया नहीं, प्राप्त किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। शिक्षा प्राप्त करने में कंजूसी क्यों करते हो, लेना तो किसी वस्तु के लिए आएगा। आप ये किताबें लेने में कंजूसी क्यों कर रहे हो, या फिर पेन कॉपी जो भी आप बोलो, यानी लेना किसी वस्तु के लिए आता है। और जब किसी गुण को प्राप्त किया जाता है, जब गुण को ग्रहण किया जाता है तो उसके लिए क्या आता है, प्राप्त करना आता है। तो शिक्षा प्राप्त करने में कंजूसी क्यों करते हो, तो शिक्षा एक प्रकार का गुण है, और जब गुण के लिए आएगा तो हम प्राप्त लगाएंगे, जब किसी वस्तु के लिए आएगा तो हम लेना लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, वह गालियां निकालता रहा। तो अब आपको ध्यान रखना है, गालियां निकाली नहीं जाती, गालियां बकी जाती है। गालियां क्या की जाती है, बकी जाती है, निकाली नहीं जाती। निकालना यहाँ पे गलत हो जाएगा। जब गालियां, कोई वाक्य अगर आ जाए एग्जाम के अंदर, उसमें अगर ऐसा वाक्य मिले आपको कि वह गालियां निकालता है, तो आपको ध्यान रखना है वो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इस निकालने की वजह से हो जाएगा। निकाला नहीं जाता, निकाला किसके लिए आता है, कोई किसी के अंदर फंस जाता है, किसी में गिर जाता है
तब उसको निकाला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब गालियाँ दी जाती है तो गालियाँ देना और निकालना नहीं, गालियाँ बकना होता है, ठीक है। तो वह गालियाँ बकता रहा, तो बकना यहाँ पे बकता से ही आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। नीचे शुद्ध वाक्य लिखा है मैंने, उसने संकल्प लिया, तो ध्यान रखना है प्रतिज्ञा हो, संकल्प हो, प्रण हो, तो ये लिए नहीं जाते, ये क्या जाते, किए जाते हैं। उसने प्रण किया, उसने प्रतिज्ञा की, उसने शपथ ली, उसने संकल्प लिया, यानी किसी कार्य को करने के लिए संकल्प लेना, शपथ लेना, प्रण करना, वचन, ये सब क्या होते हैं, किए जाते हैं, लिए नहीं जाते। आपको ध्यान रखना है। लेना तो किसी वस्तु के लिए आता है, और करना संकल्प या प्रण वचन के लिए आता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, अशुद्ध वाक्य में लिखा है आप पढ़ो। जब हम लगभग क्या है, आम हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसमें ज़्यादा ये शब्द यूज करते हैं कि आप पढ़ो, तो ये आप पढ़ो मतलब गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। आप अगर लगाते हो तो आपके आगे आ तो या आप लगाओगे पढ़िए या फिर पढ़ें, आप पढ़ें, ठीक है। या तो ऐसे लिखोगे आप पढ़ें या फिर आप पढ़िए। आप पढ़ो, ये पढ़ो है ना, किसके लिए आएगा, तुम पढ़ो या तू पढ़। तू के लिए तो आएगा पढ़, तू क्या है, एक वचन है, तुम पढ़ो, तुम के लिए आएगा पढ़ो। और आप आदर के लिए आप कह रहे हो, आदर सूचक शब्द है, इसलिए आप पढ़िए या आप पढ़ें, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। पढ़ आएगा तो तू के लिए आएगा, पढ़ो आएगा तो तुम के लिए आएगा, और पढ़िए या पढ़ें तो आप जो आदर सूचक शब्द है उसके लिए आएगा। आपको ध्यान रखना है। क्रिया संबंधी अशुद्धि हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो आप कारक संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए बताओ भाई इसमें कारक संबंधी या क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी, संज्ञा संबंधी यानी सर्वनाम संबंधी, ये मैंने सब आपको अच्छे से बता दिया। अब हम जानेंगे कारक संबंधी अशुद्धि कैसे होती है। तो देखो यहाँ मैंने एक अशुद्ध वाक्य लिया है, मैंने क्या करना है, तो मैंने नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मुझे क्या करना है, तो मैंने की जगह क्या लगाओगे आप, मुझे लगाओगे, मैंने में गलत हो जाएगा। आगे देखो, आगे एक अशुद्ध वाक्य है, ठेला वाला को बुलाओ। जब अगर आप को कारक चिन्ह का प्रयोग करते हो तो ला नहीं लगा सकते, ठेला वाला नहीं कर सकते, ठेले वाले को आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ ला नहीं ले का प्रयोग होगा। जब को कारक चिन्ह का अगर प्रयोग करोगे तो को के साथ ला नहीं ले का प्रयोग होता है। का यानी आ की मात्रा का नहीं होता, ए की मात्रा का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ठेला वाला को बुलाओ नहीं लिख सकते, ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा। सही वाक्य ऐसे लिखा जाएगा कि ठेले वाले को बुलाओ, ठीक है। जब को कारक चिन्ह का प्रयोग करते हो तो आ की मात्रा नहीं ए की मात्रा का प्रयोग होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नीचे वाक्य देखो आप, क्या लिखा है, इस पाठ को पढ़ो। इस नहीं यह होता है, आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, यह पाठ के लिए, इस पाठ को नहीं, यह पाठ। अब को पढ़ो नहीं आएगा, को क्यों नहीं आएगा, पाठ क्या है, निर्जीव है। जब निर्जीव के लिए को नहीं आता, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई वाक्य दे दिया जाए उसमें निर्जीव दे दिया जाए, पाठ पुस्तक जो भी है निर्जीव है, तो उसके लिए हम को का प्रयोग नहीं कर सकते। को किसके लिए आएगा, सजीव प्राणी के लिए आएगा, ठीक है। तो हम इस वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे, भी इस पाठ को पढ़ो, ये तो हमारा वाक्य गलत है, तो शुद्ध हम ऐसे करेंगे, यह, इसकी जगह तो लगाएंगे यह, और पाठ पढ़े आएगा, वो नहीं आएगा, इस यह पाठ पढ़े, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया जहाँ निर्जीव वस्तु आए तो उसके लिए को कारक चिन्ह का प्रयोग आप नहीं कर सकते। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, तो ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, को की वजह से गलत हो जाएगा। मुझे बहुत पुस्तकें आएगा, ठीक है, पुस्तकों नहीं आएगा, पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपने
आपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है, तो का नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। का प्रयोग नहीं कर सकते। आपने नहीं, आपने का, तो ये तो पूरा का पूरा वाक्य यह शुद्ध हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है, या अपना यहाँ कोई। आप मेरा भी लगा सकते हो, अपना भी लगा सकते हो, लेकिन आपने का को ऐसे नहीं लगा सकते। या कैसे लिखोगे, शुद्ध लिखोगे तो मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है, या फिर आप ऐसे लिखोगे, अपना यहाँ कोई जानकार नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखा है मैंने, बाल्टी के अंदर पानी है। तो के अंदर का प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें अधिकरण कारक है। तो आप बाल्टी में पानी आएगा, मैं और पर किस में आते हैं आपको याद रखना है, अधिकरण तत्पुरुष कारक के अंदर आते हैं। तो बाल्टी में पानी है। ठीक है, अब आगे लिखा है मैंने, 12 बजने को 10 मिनट है। तो 12 बजने को 10 मिनट है, तो इसमें 12 बजने को यहाँ पे गलत हो जाएगा, को का प्रयोग नहीं कर सकते। 12 बजने में अधिकरण तत्पुरुष कारक आएगा, 12 बजने में। अब इस वाक्य में अगर आपसे पूछ ली जाए कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आपको बताना है कारक संबंधी अशुद्धि है। अंदर से भी पूछा जा सकता है। मैं और पर किस में आते हैं आपको ध्यान रखना है, अधिकरण तत्पुरुष कारक में आते हैं। तो नीचे कर्ण तत्पुरुष भी आ सकता है, अपादान आ सकता है। तो चार ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ मैं और पर का प्रयोग होता है वो अधिकरण तत्पुरुष कारक होता है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, अधिकरण तत्पुरुष संबंधी। यानी 12 बजने में 10 मिनट है, अभी 12 बजने में 10 मिनट क्या है, बाकी है। को का प्रयोग नहीं, मैं का प्रयोग होगा, आपको ध्यान में रखना है। आज बजट के ऊपर बहस होगी, ये के ऊपर आप बजट के लिए नहीं लगा सकते। आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। के ऊपर किसके लिए आता है, के ऊपर जिस चीज का धरातल हो और ठोस चीज हो कोई, उस पर हम खड़े हैं, जैसे टंकी के, तो टंकी के ऊपर, छत के ऊपर, तो यानी जिसका धरातल हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, के ऊपर का प्रयोग करेंगे। और बजट क्या है, बजट एक प्रकार का मुद्दा है, इशू है, तो उस पर हम क्या करेंगे, बहस होगी, तो पर आएगा। यानी आज बजट पर क्या होगी, बहस होगी। तो बजट के लिए के ऊपर का प्रयोग नहीं, किसी मुद्दे के लिए अगर चर्चा की जाती है, मुद्दे पर बहस की जाती है, किसी मुद्दे को लेकर, तो उस पर हम पर लगाते हैं। और किसी ठोस धरातल वाली वस्तु के लिए बोला जाता है, जैसे छत पे खड़े हैं, टंकी पर खड़े हैं, दीवार पर खड़े हैं, यानी जिसका ठोस धरातल होता है उसके लिए के ऊपर का प्रयोग होता है। और जो कोई मुद्दा होता है उस पर जब बहस होती है तो उस पर का प्रयोग होता है। तो आज बजट पर बहस होगी, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष कारक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, कारक संबंधी अशुद्धि हमारी कंप्लीट हो गई, अशुद्धियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, अंकों की औसत अच्छी है, तो अंकों की नहीं आएगा, अंकों की नहीं आएगा, यहाँ पे का आएगा। क्या है, अच्छी भी नहीं आएगा। अंक क्या है, अंक एक पुल्लिंग के अंदर आते हैं, तो इसलिए अंकों का औसत अच्छा है, तो क्रिया भी क्या आएगी, पुल्लिंग में आएगी। और का प्रयोग होगा, अच्छी नहीं लगा सकते, आप ध्यान रखना। हमारी प्रदेश की जनता, तो हमारी नहीं, प्रदेश क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, आपको ध्यान रखना है। और पुल्लिंग के लिए हमारी नहीं, हमारे होता है। पुल्लिंग के लिए हमारी नहीं, हमारे होता है। तो हमारे प्रदेश की जनता, अगर ये हमारी जनता से पहले आता ना, ये जो जनता दे रखा है उससे पहले अगर हमारी आता तो सही होता। जनता क्या है, स्त्रीलिंग है, जनता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग से पहले हमारी आ जाता। लेकिन प्रदेश क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के आगे आप हमारी का प्रयोग नहीं कर सकते। ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो सही वाक्य ऐसे लिखा जाएगा, अभी हमारे प्रदेश की जनता। तो ध्यान रखना है, जहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा वहाँ स्त्री लिंग संबंधी शब्द आएगा, और पुरुष पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग संबंधी शब्द आएगा। तो प्रदेश हमारा पुल्लिंग है, तो इसलिए हमारे का प्रयोग होगा। और जनता हमारी स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारी का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखो, वचन संबंधी, वचन संबंधी अशुद्धि आपको ध्यान रखनी है। अशुद्ध वाक्य मैंने दिया है, आपका दर्शन हुआ,
तो आपको ध्यान रखना है वचन संबंधी दर्शन क्या है, अपने आप में बहुवचन है, इसलिए आप बहुवचन के लिए आप का प्रयोग नहीं कर सकते, हुआ का प्रयोग नहीं कर सकते। ये हुआ और का आपका एक वचन है, और दर्शन क्या है, अपने आप में बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ आप बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका वाक्य शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, आपके दर्शन हुए, ऐसे बनेगा। ठीक है, आपके दर्शन हुए, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आपके स्थानांतरण का आदेश जारी हो गया, आदेश जारी हो गया नहीं आएगा, आपके स्थानांतरण का नहीं आएगा भाई। तो का मतलब, तो यहाँ पर आदेश अपने आप में क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के लिए का नहीं के का प्रयोग करते हैं। तो आदेश जारी हो गया, ये आदेश बहुवचन क्यों है, सरकार के द्वारा एक साथ अनेकों को आदेश भेजा जाता है, एक को नहीं, एक का एक का स्थान वो नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, एक से अधिक का होता है स्थानांतरण, इसलिए आदेश किस में आता है, बहुवचन में आता है, आपको ध्यान में रखना है। तो का नहीं लगाया जाता, का एक वचन के लिए आता है। तो आपके स्थानांतरण के आदेश जारी हो गए, तो यहाँ के का प्रयोग करेंगे, का नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, उसने हस्ताक्षर कर दिए, तो अब ये आपको ध्यान रखना है, हस्ताक्षर क्या है, हस्ताक्षर बहुवचन है। ठीक है, तो हस्ताक्षर क्या होता है, अपना नाम होता है, और नाम में एक से अधिक शब्द वो अक्षर होते हैं। देखो, नाम में एक से अधिक अक्षर होते हैं, एक से अधिक वर्ण होते हैं, इसलिए इसको आप एक वचन में नहीं ले सकते, हस्ताक्षर बहुवचन में आएगा। और बहुवचन के साथ आप उसने हस्ताक्षर कर दिया नहीं लगाओगे, आप कर दिया गलत हो जाएगा, कर दिए लगाओगे। ठीक है, उसने हस्ताक्षर कर दिए, दिया एक वचन है, तो आपको दिए लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है, उसका प्राण निकल गया, तो प्राण क्या है, प्राण का मतलब क्या होता है, वैसे सांस होता है। तो हम एक साथ एक सांस नहीं लेते, हमारी अनेक सांसें चलती है, इसलिए प्राण को बहुवचन में रखा गया है। अब आप कहोगे भी प्राण एक वचन क्यों नहीं है, बहुवचन कैसे है, तो आपको इस शब्द का अर्थ जानना है। ये हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ, दर्शन हुआ, आदेश हुआ, ये एक से अधिक साथ होता है ना, एक से अधिक होता है, तो वो किस में आता है, बहुवचन में आता है। जैसे आदेश एक से अधिक सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर पिताजी का जो आदेश होता है ना, पिताजी अगर किसी लड़के को कुछ कार्य करने के लिए आदेश देता है, तो वो सिर्फ अपने बेटे को ही आदेश दे रहा है, एक को ही आदेश दे रहा है। अगर माँ कह रही है तो वो अपने बेटे को आदेश दे रही है, तो एक के लिए ही आदेश दे रही है। तो ध्यान रखना है, जहाँ पिताजी माताजी या अपनों से बड़ों का आदेश होता है, तो वो एक वचन में आता है, और सरकार की तरफ से आदेश आता है, वो बहुवचन में आता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार प्राण का मतलब क्या है, सांस है, और हम क्या करते हैं, एक से अधिक सांस एक साथ में लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, प्राण है वो बहुवचन में आएगा। और जब बहुवचन में आएगा तो बहुवचन के साथ आप का प्रयोग नहीं, के का प्रयोग करेंगे, आपको ध्यान रखना है। नहीं उसका प्राण नहीं, उसके प्राण निकल गए, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शादी में सभी वर्ग के लोग थे, शादी में सभी वर्ग के लोग थे यहाँ पे आपने बहुवचन लिख दिया और आगे लगा दिया वर्ग, तो ये तो वाक्य आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। बहुवचन के साथ बहुवचन का और एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग होगा, तभी आपका वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। तो देखो, शादी में सभी वर्गों के आएगा, वर्ग के लोग थे नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा, यानी शादी में सभी वर्गों के लोग थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आप, वो हमारी कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, ये सब जितनी भी अशुद्धियाँ थी वो कंप्लीट हो गई। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है, कैसे आएगा देखो, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, यानी निम्नलिखित मैंने आपको बता दिया, निम्न का दो अर्थ होता है, एक होता है सीधा, अगर निम्न लिखते तो वो घटिया में चला जाता, तो निम्न के साथ हमेशा आप नीचे दर्शाने के लिए कोई चीज़ को निम्न के साथ लिखित का प्रयोग करोगे, तभी नीचे का वो आदेश करेगी, यानी निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्धि आपको बतानी है। इस निम्नलिखित का अर्थ आप समझ गए ना। तो देखो आप, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है,
तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है? ये वचन संबंधी अशुद्धि है। कैसी? क्योंकि रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, रचयिता लिखा जाता है, रचयिता नहीं लिखा जाता। तो ये किससे संबंधी अशुद्धि हो गई आपकी? वचन से संबंधी अशुद्धि हो गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुद्ध वाक्य बताना है आपको। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, वह इस इलाके का विख्यात चोर है, वह इस इलाके का प्रिय चोर है, तो वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। तो चोर के लिए ना तो प्रसिद्ध आएगा, प्रसिद्ध कोई चोर नहीं होता, प्रसिद्धि तो कोई अच्छाई के लिए मिलती है, और विख्यात भी कोई अच्छे कार्य के लिए होता है। प्रिय कब लगता है? जो कोई अच्छा कार्य करता है। लेकिन चोर के लिए जो चोरी जारी करने वाले, लूटपाट करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले हैं, उनके लिए क्या आता है, आपको ध्यान रखना है, कुख्यात शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा कि वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। ठीक है, आगे देखो। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, अशुद्ध वाक्य है, तो इसको शुद्ध बनाना है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था। अब आंख से आंसू बह रहा था, तो आंसू क्या होता है? बहुवचन होता है, तो बह रहा था नहीं आएगा। और फिर आंसू अगर आएंगे तो एक आंख से नहीं आएंगे, तो आंख नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये आंख गलत है, और यहाँ पर ये था गलत है, और यहाँ पर ये रहा गलत है। क्योंकि आंसू अपने आप में बहुवचन है। जब किसी प्रकार का हमें तकलीफ या दुख या दर्द होता है, तो हमारी एक आंख से आंसू नहीं, दोनों आंखों से आंसू आते हैं। इसलिए आंख की जगह तो वाक्य में आपको शुद्ध करने के लिए आंखों करना पड़ेगा। और आंसू अपने आप में क्या हो गया? बहुवचन हो गया। एक से अधिक आंसू निकलते हैं एक साथ में, इसलिए बहुवचन हो गया। और बहुवचन के लिए रहा और था का प्रयोग आप नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। और रहे और थे आएगा। तो वाक्य को जब शुद्ध बनाएंगे तो उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। क्या कर रहे थे? उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी आंख से आंसू, आंखों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध वाक्य हो गया। लेकिन अशुद्धि किस प्रकार की है? इसमें कौन सी अशुद्धि है? किससे संबंधी है? तो वचन से संबंधी अशुद्धि है। क्योंकि आंखों को हमने आंख बोला, और बह रहा था को हमने, बह रहे थे को बह रहा था बोला, इसलिए इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, आपको ध्यान रखना है। आज हमारा वाक्य शुद्धि कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।